नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का bankersada.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार और आप सबके साथ इस पर्टिकुलर सेशन में द हिंदू एडिटोरियल वोकैब प्लस एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। याद रखिएगा, ये सेशन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रीजंस मैं आपके साथ आज लाइव नहीं जुड़ पाया हूँ और इसलिए मैं आपको ये सेशन जो है वो बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड मोड पर दे रहा हूँ। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और आपसे एक चीज़ ये भी गुजारिश है कि आज जितने भी आपके सेशंस आएंगे वो सारे के सारे मेरे रिकॉर्डेड जो है वो मोड पर ही आएंगे, तो मैं उनको अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। कुछ रीजंस, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिनकी वजह से मैं आपको आज सारे के सारे वीडियोस आपके रहेंगे तो जरूर, लेकिन रिकॉर्डेड मोड पे रहेंगे और मैं उनको अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज सारे के सारे वीडियोस देख जरूर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से हमारा ये सेशन आज रहेगा। एज यूजुअल, कोड ऑफ द डे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस एंड इडियम्स, एडिटोरियल वोकैब, आर्टिकल ऑफ द डे, टोन ऑफ द पैसेज, ग्रामर टिप्स, मतलब जितनी सारी चीजें आपके रेगुलर बेसिस पे रहती हैं उतनी सारी चीजें आज भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए सेशन को जितने भी लोग एक बार देख रहे हैं प्लीज एक बार लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप चाहे व्हाट्सएप पे हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर फेसबुक में, कहीं भी आप जहां भी सोशली कनेक्टेड हैं, प्लीज इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड कर रहे हैं और अगर अब तक उन्होंने इस पर्टिकुलर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और अड्डा 24/7 चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोड ऑफ द डे से दिन की शुरुआत होगी। देखिए कोड ऑफ द डे क्या है, लिखा हुआ है, सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। बिल्कुल सही बात कही गई है कि आंखों का इलाज तो हो सकता है लेकिन आंखों के अंदर जो सोच है, जो आपके व्यूज़ हैं, जो आपके ओपिनियंस, जो थॉट्स हैं, उनका इलाज जो है बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए याद रखिएगा अपने नज़रिए को हमेशा बेहतर बनाइए, अपनी सोच को बेहतर बनाइए और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में, ठीक है। हर चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स, जो कि आपका सॉल्यूशन होता है उसमें भी प्रॉब्लम्स खोज लेते हैं, है ना। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए और अपने आप को हमेशा जो भी है बिल्कुल इस तरीके के संगत से अपने आप को दूर रखिए और हमेशा उनके साथ उठना बैठना करिए, उनके साथ मिलना करिए, ठीक है, जो कि हमेशा याद रखिएगा प्रॉब्लम्स में हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, दूसरों को ऑप्टिमिस्टिक करिए और अपना सोच जो है उसे काफ़ी बड़ा करने की जरूरत है, वाइड करने की जरूरत है, ब्रॉड इन करने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो, सबसे पहला वर्ड आप सबके लिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि वॉर के हमेशा खिलाफ रहता है या फिर किसी भी चीज़ के सोल्यूशन के लिए मिलिट्री पावर का यूज़ करना, इसके हमेशा वो अगेंस्ट में रहता है, खिलाफ में रहता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं। वॉर मॉन्गर का मतलब होता है हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला, ठीक है। वॉर मॉन्गर का मतलब क्या होता है कि प्रोपोनेंट्स ऑफ वॉर, प्रोपोनेंट ऑफ वॉर मतलब कि सपोर्टर ऑफ वॉर। हर छोटी छोटी बात पे जो बिल्कुल एकदम युद्ध के लिए तैयार रहते हैं कि युद्ध ही संभव है, युद्ध ही एकमात्र जो आपका ऑल्टरनेटिव है जिससे इसका पूरा सोल्यूशन जो संभव है। ऐसे लोगों को वॉर मॉन्गर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉर मॉन्गर्स। नेक्स्ट आ रहा है आपका शॉविनिस्ट। देखो शॉविनिस्ट का मतलब होता है किसी भी एक हम क्या बोल सकते हैं, डोमिनेटिंग आप बोल सकते हो। शॉविनिस्ट का मतलब एक तरीके से हो सकता है वेरी डोमिनेटिंग, है ना, वेरी डोमिनेटिंग। जैसे कि मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी, इसका मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, किसी भी एक थ्योरी के ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं शॉविनिस्ट, ठीक है। जैसे आवर सोसाइटी, आवर फैमिली जनरली दे आर मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी, इसका मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज हैं। और जिंगोइस्ट का भी मतलब होता है एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म, एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म, एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म मतलब जरूरत से ज्यादा देशभक्ति। तो सर ये कैसा वर्ड है, जरूरत से ज्यादा देशभक्ति? सो जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म, इसका मतलब होता है कि फॉर एनी स्मॉल इशू, फॉर एनी इवन स्मॉल आर्ग्यूमेंट या फिर कोई भी अगर छोटी से छोटी भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे लोग जो जिंगोइस्ट होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि युद्ध ही जो है वो एकमात्र इलाज है। कुछ प्रॉब्लम हुआ, चलो तुरंत युद्ध कर, उड़ा दो उसको मैप से पूरा का पूरा, तभी ये जो है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो संभव होता है। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं जिंगोइस्ट, ठीक है। क्लियर होगा पहला वाला। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। दो लोगों के बीच में अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो, मतलब कि काफी ज्यादा हम लोग क्या बोल सकते हैं, घृणा द्वेष का अगर भावना हो, ठीक है, दो लोगों के बीच में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। तो याद रखिएगा उसे हम लोग बोलते हैं एंटीपैथी, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपैथी उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि राम एंड रावण दे हैव एंटीपैथी, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान दे हैव एंटीपैथी टुवर्ड्स ईच अदर, इसका मतलब दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या है, कटुता, काफी डिसलाइक एक दूसरे के प्रति है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीमोरोन क्या होता है, देखो ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड साइड बाय साइड यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्या यूज किए जाते हैं, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड साइड बाय साइड,
टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स साइड बाय साइड, मतलब दो जो है बिल्कुल विपरीतार्थक शब्द एक साथ यूज किए जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि इट इज विजिबली डार्क हियर, इट इज विजिबली डार्क हियर, तो देखो विजिबल और उसके बाद डार्क, इसका मतलब कि इतना अंधेरा है कि मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कितना अंधेरा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कितना अंधेरा है, तो विजिबली डार्क। अब देखो अगर मैं बोलता हूं कि इट इज डार्क हियर, और अगर कहीं दूसरा अगर मैंने बोला इट इज विजिबली डार्क हियर, तो आपको अगर मैं लिखता हूं इट इज विजिबली डार्क हियर, तो थोड़ा तो सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या सर ने बोला, मतलब थोड़ा अगर आप सुनेंगे ना तो ये थोड़ा सा अच्छा सुनाई देता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुली अगली, ब्यूटीफुली अगली, तो देखो ब्यूटीफुली फिर अगली मैं बोल रहा हूं, है ना। तो इस तरीके का जो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जो अलंकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीमोरन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड देखो यहाँ पे आ गया, लिखा हुआ है बॉनहोमी। देखो बॉनहोमी का आपका मतलब होता है फ्रेंडशिप। What is the meaning of bonhomie? bonhomie का आपका मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया सिमिली। देखो सिमिली भी एक आपका फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपैरिजन करके कहते हैं, क्या बोलते हैं इसमें? हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि यू आर एज ब्यूटीफुल एज द मून, यू आर एज ब्यूटीफुल एज द मून। इसका मतलब क्या? तुम बिल्कुल चांद की तरह खूबसूरत हो। मतलब जब भी हम दोनों बॉडीज में कंपेयर करते हैं तो जो कंपेयरिंग क्वालिटीज होती है उसको भी लिखते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं सिमिली, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एंटीपैथी, तो इसका मतलब आप लोगों को पता है। थर्ड वाले पे चलते हैं। इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। आपने देखा होगा 3 इडियट्स, वायरस इस हाथ से भी लिखता है और इस हाथ से भी लिखता है, बिल्कुल दोनों हाथ से, इस हाथ से भी लिखता चला जाता है और इस हाथ से भी लिखता चला जाता है, मतलब दोनों हाथ से इक्वली बिल्कुल राइट जो है वो बिल्कुल स्पीड के साथ, बिल्कुल पेस के साथ एकदम स्किलफुली जो लिखता चला जाता है। तो जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से किसी भी काम में स्किलफुली जो इस्तेमाल कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्टेरस। याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्टेरस, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्टरस। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पहले वाले वर्ड पे, एम्बीवैलेंट। देखो एम्बीवैलेंट का मतलब होता है अनश्योर, जो कि किसी भी बात को लेकर के श्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है, डाउटफुल, उसे हम बोलेंगे एम्बीवैलेंट। एड्रॉयट का मतलब होता है सिर्फ स्किलफुल, एड्रॉयट का मतलब होता है सिर्फ स्किल, किसी भी काम को करने में निपुण है, तो एड्रॉयट, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्रिलियंट जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट, है ना, उसको हम बोलेंगे प्रोडिजी। ऑलराइट, सो 3 आपके 1 वर्ड हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। A part of the sea or lake enclosed by a wide curve of the shore। क्या लिखा हुआ है कि a part of the sea या फिर lake enclosed by a wide curve of the shore, मतलब कि कोई भी एक सी या फिर लेक का, ठीक है, एक ऐसा पार्ट जो कि शोर किनारे से बिल्कुल एकदम क्या हुआ है, वो घिरा हुआ है, बिल्कुल एकदम कर्व की तरह इस तरीके से घिरा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं। याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। इस्थमस का मतलब आपका क्या हो गया कि लैंड, हम लोग क्या बोलेंगे? नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, STRETCH, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है, कनेक्टिंग टू लैंड मासेस, ठीक है। दो बड़े बड़े जो है वो जमीन के टुकड़ों को जोड़ने वाला एक जो छोटा सा नैरो, पतला सा नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड होगा, उसे बोलेंगे इस्थमस। स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेच का मतलब हो गया कि नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जॉइनिंग टू वाटर बॉडीज, ठीक है। अंतर दोनों में आप लोग पता चल गया। दो जल भाग को, वाटर बॉडीज को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी भी एक पतले संकीर्ण जो है एक जल मार्ग द्वारा अगर ऐड किया जा रहा है स्ट्रेच ऑफ वाटर से, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट, ठीक है। और आइलैंड का मतलब तो आप सबको पता है कि पानी से बिल्कुल घिरा हुआ है, बिल्कुल सराउंडेड बाई वाटर, सो दैट इज आइलैंड। ऑलराइट, तो इसका आंसर आपका हो गया बे। नेक्स्ट चलते हैं। दैट विच इज परसेप्टिबल बाई टच, एक ऐसा मतलब कोई भी चीज जिसे बिल्कुल टच, जिसे आप छू सकते हैं, दैट इज परसेप्टिबल, जिसे अनुभव किया जा सकता है स्पर्श के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं टैंजिबल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसे स्पर्श के द्वारा अनुभव किया जा सके उसे हम बोल सकते हैं टैंजिबल। बोलते हैं ना टैंजिबल आइटम्स, इसका मतलब जिसे छू सकते हैं, ठीक है। पहला आ रहा है आपका इम्प्रेग्नेबल, जिसका मतलब होता है कि अभेद्य, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? समथिंग दैट कैन नॉट बी इंट्रूडेड और दैट कैन नॉट बी, हम क्या बोल सकते हैं? पेनिट्रेटेड, ठीक है, जिसे आप लोग बिल्कुल भी भेद करके अंदर ना जा सकें, ठीक है, जिसे आप बिल्कुल भी क्या कर सकते हैं? जीत ना सकें, तो वो उसको हम बोल सकते हैं इम्प्रेग्नेबल, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रेग्नेबल। जैसे कि द फोर्ट्स एंड फोर्ट्रेसेस ऑफ मराठास वर इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, मतलब बिल्कुल एकदम अभेद्य थे। ये आपका आ गया अभेद्य, समथिंग दैट यू कैन नॉट भेद्य,
ठीक है, समथिंग दैट यू कैन नॉट क्या बोल सकते हैं उसको, पेनेट्रेट, ठीक है, समथिंग दैट यू कैन नॉट विन ओवर, जिसे आप बिल्कुल भी भेद ना कर सकें, जिसे आप बिल्कुल भी जीत ना सकें। लेजिबल का मतलब हो गया रीडेबल, जिसे आप पढ़ सकते हो, रीड एबल, ठीक है, दैट समथिंग दैट कैन बी रेड, ठीक है, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, दैट इज लेजिबल, ठीक है। पैट्रिलिनियल का मतलब होता है फादर का, मतलब कि फादर के हेरिड, मतलब फादर के आपका क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, फादर लाइन से, है ना, मतलब पिता के वंशज से, पैट्रिमोनियल, ठीक है, या फिर पैट्रिलिनियल, पिता के वंशज से जो भी सारे संपर्क हैं आपके, दैट इज पैट्रिलिनियल। और माता के जो अगर जैसे कि नाना नानी ये सब हो गए, ठीक है, मामा मामी, तो ये सब आपके क्या हो गया, ये आपका हो गया मैट्रिलिनियल, ठीक है। तो इसका भी मतलब आपको समझ में आ गया, 5 वन वर्ड आपको ऑलरेडी समझ में आ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा वर्ड ये इस्तेमाल होते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिला दूं बच्चों, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है, जैसा आप सबको पता है, द बिग फ्रीडम सेल चल रहा है, और उसके लिए आप सबको यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज यू ऑल कैन सी, 32% का आपको बिग डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, 32% का, ठीक है। इंडिपेंडेंस वीक है, बिग फ्रीडम सेल चल रहा है, 32% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूं, याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट टू डिलीवर 1 लाख प्लस सेलेक्शंस। देखिए जो ये आपको लिखा हुआ ना कि इंडिया पहला जो है 1 लाख सेलेक्शंस लेकर के ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो ऊपरा है अड्डा 24/7। और मैं आज क्यों खुश हूं, क्योंकि यहाँ पे 32% जो वो डिस्काउंट आपको दिया गया ऑल स्टडी मटेरियल पे, ऑल स्टडी मटेरियल पे आपको 32% का डिस्काउंट दिया गया है। वो क्यों दिया गया है और मैं क्यों खुश हूं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप ये कोड याद रखिए, Y194 कोड, ठीक है। जो भी आपको एनरोल करना है किसी भी बैच को ज्वाइन करना है, आपको परचेज करना है, तो आप Y194 कोड जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और एंजॉय जो है वो मतलब क्या कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं इन सारे अपॉर्चुनिटीज को। अब मैं क्यों अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ ये ध्यान में देख लो, बस कुछ ही देर में बोलता हूँ। बैंक महापैक, आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखी हुई है, बैंक महापैक। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया Y194 कोड और 32%। देखो जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं ये एक ऐसा पैक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन, ऐसा देखो बिल्कुल 12 महीने का सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पे, 6 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मिलेंगे देखो, ऑल लाइव क्लासेस, जितने भी लाइव क्लासेस हैं वो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं बैंक महापैक में, सारे के सारे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। उड़ान 1 2 3 वॉरियर के जितने बैचेस आपके आएंगे, आपके उसके बाद SBI का अगर कोई बैच आ रहा है, IBPS के जितने बैचेस आ रहे हैं, ठीक है, PO प्रीलिम्स प्लस मेंस, सारे के सारे जो भी आपके बैचेस है, क्लर्क भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, सारा का सारा आपका इंक्लूड हो जाएगा बैंक महापैक में, सारे आपके लाइव क्लासेस, सारा टेस्ट सीरीज आपका इंक्लूड हो जाएगा। मॉक टेस्ट के लिए आपको फिर से कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉक वीडियो सॉल्यूशंस, ये कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए, याद रखिएगा, वीडियो सॉल्यूशंस उसमें ऐड किए गए हैं। टीचर्स जो फैकल्टीज वो अपना अप्रोच भी आपको बता रहे हैं, ऑल रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑल ई बुक्स, सारे के सारे ई बुक्स भी आपके लिए रहेंगे। PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, जो वीडियोज हैं वो क्लासेस आपके लिए फ्री यहाँ पे दी गई हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आपके साथ साथ चलेंगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपका साथ साथ होगा। इतनी सारी चीजें यहाँ पे बैंक महापैक आपका ऐड किया हुआ है, ये स्पेशल फीचर्स हम लोगों ने ऐड किया है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जो है वो क्यों बैंक महापैक के पीछे आ रहे हैं या फिर आना चाहिए, ये वो रीजन है, क्योंकि अलग अलग फिर आपको जो है वो बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बैच 1 ईयर तक बिल्कुल आपका काम तमाम, और कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं। और अभी जो है 32% का डिस्काउंट चल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर आप अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग बैचेस भी आप देख सकते हैं। IBPS PO का ये जो मेरा बैच है वो आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 17 से आपका स्टार्ट हो रहा है। IBPS PO प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच है, 17 तारीख से शुरू हो रहा है। इसके प्राइस ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2499 है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, जैसे ही आप Y194 कोड इस्तेमाल करिएगा 32% डिस्काउंट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। याद रखिएगा ऐप के द्वारा ही अवेल कर पाइएगा। और दूसरा ये उड़ान 3.0 जो आपका इंग्लिश का बैच है, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश का ये आपका बैच है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। और ये आपका शुरू होगा 18 अगस्त से, याद रखिएगा 18 अगस्त से। प्राइस 999 दिख रही है, लेकिन नहीं, इसको जैसे आप Y194 कोड अप्लाई करिएगा तो 32% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो मिलेगा और आप काफी कम में इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट बैंक महापैक उसी पे जाइए, क्योंकि उसमें सारे बैचेस आपको मिलेंगे, फिर नया कुछ आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 फ्रेजल वर्ब की तरफ आ गए और ये देखो पहला फ्रेजल वर्ब है आपका लिखा हुआ है सेंड अवे। बच्चों सेंड अवे का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम वंस प्रेजेंस, ठीक है, डिसमिस फ्रॉम वंस प्रेजेंस। इसका मतलब हो रहा है कि अगर किसी को भी आप किसी के प्रेजेंस, अगर आप उसको बाहर निकाल दे रहे हैं या फिर उसको कहीं भेज दे रहे हैं, उसको कहीं आप भेज दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट से आप उसको हटा दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सेंड अवे। आप वहां पे उसे क्या बोल सकते हैं, सेंड अवे कर सकते हैं, मतलब
तरफ डिसमिस करना, दैट इज सेंड अवे। नेक्स्ट आपका आ रहा है सेंड ऑफ और सेंड अप। याद रखिएगा सेंड ऑफ हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि मैं सेंड ऑफ करने जा रहा हूं, या फिर द सोल्जर्स वेर सेंट ऑफ, इसका मतलब सोल्जर्स को वहां विदाई दी गई कि अब सारे के सारे सोल्जर्स वॉर फ्रंट पे जा रहे थे, ठीक है। तो सेंड ऑफ का मतलब होता है किसी को कहीं पे भेजना या फिर फेयरवेल देना। सेंड अप का मतलब होता है पुट इन प्रिजन। देखो सेंड अप इसका मतलब होता है पुट इन प्रिजन, जैसे कि द कोर्ट सेंट द कन्विक्ट्स अप, द कोर्ट सेंट अप ऑल द कन्विक्ट्स फॉर 4 years इंप्रिजनमेंट। इसका मतलब सारे के सारे कन्विक्ट्स को 4 साल जो है वो जेल में भेज दिया। तो सेंड अप का मतलब हो गया जेल में डालना, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब आ रहा है सेंड डाउन। देखो सेंड डाउन का मतलब हो गया एक्सपेल, रिजेक्ट कर देना, सस्पेंड कर देना, रिजाइन करवा लेना। जैसे कि द मैनेजमेंट सेंड डाउन द कैशियर बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग कैलकुलेशन या बिकॉज ऑफ हिज वीक कैलकुलेशन स्किल्स, ठीक है। कैशियर को क्या कर दिया, सेंड डाउन कर दिया, सस्पेंड कर दिया, एक्सपेल कर दिया, रिजाइन करवा दिया। नेक्स्ट आपका आ रहा है सेंड बैक। याद रखिएगा सेंड बैक का मतलब होता है रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि कहीं पे हम बोल सकते हैं कि बाढ़ आ गई, ठीक है, बाई चांस मान लेते हैं कि एक जबरदस्त बाढ़ आ गई, आपको कहां पे हम बोल सकते हैं कि कहीं पे फ्लड आ गया जापान में, ठीक है, फ्लड आ गया भयंकर। इंडियन सोल्जर्स को यहां से जापान भेजा गया राहत कार्य के लिए, राहत कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया, एंड देन ऑल द सोल्जर्स वेर सेंट बैक टू देयर ओरिजिनल होमलैंड। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब हो गए, आज सिर्फ सेंड का फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप सोच रहे हैं कुछ और इसकी मीनिंग जो है वो प्रीपोजिशन के साथ वर्ब ऐड होकर के कुछ अलग मीनिंग बना लेता है, और इसीलिए फ्रेजल वर्ब हमें पहचानने में काफी मुश्किल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, शेयर करते रहिएगा बच्चों, याद रखिएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं धीरे धीरे सारे के सारे लोग शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका, ये मैं आपको बता दूं, ये जो आपका आज का जो सेशन है ये भी आपको एरर डिटेक्शन का जो सेशन है, ठीक है, ये भी आपको रिकॉर्डेड मोड में ही मिलेगा। तो सारे के सारे सेशंस अपलोड कर दिए जाएंगे आपको अड्डा 24/7 पे। तो अपलोडेड वीडियोस ऑलरेडी रहेंगे, आप सबका बस काम ये कि सिर्फ आना है और आप लोगों को यहाँ पे बस इन सेशंस को देखना है, ठीक है, कैसे क्या करना है। ऑलराइट, आगे एडिटोरियल वोकैब की तरफ हम लोग आते हैं। देखो एडिटोरियल वोकैब आज क्या है आपके लिए। देखो पहला वर्ड आपके लिए लिखा हुआ है रॉट, ROT। देखो रॉट का मतलब होता है सडन या फिर डीके या फिर डीकम्पोजिशन भी आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज। अगर मैं डीकम्पोजिशन बोलता हूं तो नाउन हो जाएगा, और अगर डीकम्पोज बोलता हूं तो ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो रॉट का मतलब आप समझ गए, सडन या फिर डीके या फिर डीकम्पोज जिसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स स्टार्टेड टू रॉट। इसका मतलब क्या हो गया, एप्पल जो है वो क्या हो गया, सड़ना शुरू हो गया, ठीक है। द रॉटन एप्पल्स, यहां से इसका पास्ट पार्टिसिपल निकलता है रॉटन, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड आएगा लिखा हुआ है पेरिश्ड। देखो पेरिश्ड का मतलब हो गया डाई या फिर एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायर हो गया, ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, डाई हो गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है। और पेरिश का एक और मीनिंग भी होती है, पहले ये वाली मीटिंग में बता दूं कि जैसे हम बोल सकते हैं कि इन द वॉर सेवरल इंडियन सोल्जर्स वेर पेरिश्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर मेनी इंडियन सोल्जर्स वेर पेरिश्ड। इसका मतलब बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो वो मर गए, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स वो एक्सपायर कर गए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। पेरिश का एक और मतलब है जिसका मतलब होता है नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय के भी मीनिंग में आता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय के भी ये मीनिंग में आता है, डिस्ट्रॉय के मीनिंग में इसलिए क्योंकि आप बहुत बार हम लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, पेरिशेबल क्रॉप्स होता है ना, पेरिशेबल क्रॉप्स, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो फसल जो नष्ट हो जाती है जल्दी, है ना। सो पेरिशेबल का मतलब हो गया नष्ट हो जाना, भी वेस्टफुल या फिर डिस्ट्रक्टिबल या फिर डिस्ट्रॉय, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने का लिखा हुआ है ब्लेज। ब्लेज देखो बच्चों, दो वर्ड होता है, एक होता है आपका अब्लेज और दूसरा होता है आपका ब्लेज, ठीक है। ये देखो ये ब्लेज है ना, ये नाउन और वर्ब ये दोनों है। ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला, ठीक है, फायर, फ्यूम्स बोल सकते हो, फ्यूम बोल दिया आपने, फ्लेम्स बोल दिया, है ना। एक और अच्छा वर्ड लिखो कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन, है ना, मतलब कि बहुत ज्वाला जो है बिल्कुल एकदम दहक रही है, बिल्कुल आग की लपटें निकल रही, सो दैट लपटें, फायर, ज्वाला, इन सब को हम लोग कहते हैं ब्लेज, ठीक है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि अभी जो आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका क्या है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, ठीक है, कोविड सेंटर्स हैं, उनमें आग लग जा रही है ना। तो वहां पर हम बोल रहे हैं कि द सेंटर्स, ठीक है, द सेंटर्स वेर ब्लेज्ड या फिर ब्लेजिंग, इसका मतलब बिल्कुल आग लगी हुई थी उसमें। और अब्लेज का मतलब होगा कि जलता हुआ, जलता हुआ, मतलब ये आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो जाएगा अब्लेज, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है लिखा हुआ है गास्टली। क्या लिखा हुआ है, गास्टली। देखो ly लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ये आपका एडजेक्टिव है, बिकॉज देयर आर सर्टेन वर्ड्स विद ly विच आर नॉट एडवर्ब्स बट दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव, जैसे फ्रेंडली, कावर्डली, गास्टली, है ना। तो ये सारे के सारे जो आपके होते हैं ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, इस तरीके के कुछ वर्ड्स। तो गास्टली का मतलब हो गया भयंकर, हॉरिबल, ठीक है, टेरिबल,
ठीक है, हॉरिबल, टेरिबल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं गास्ली। जैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ, अभी अगर आप देखें तो एक शायद और भी कौन सा एक नया वायरस जो आ रहा है वो टिक, यस, टिक वायरस जो है वो एक नया वायरस भी चाइना से जो इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है। कुछ शहर ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो इसको बताया जा रहा है कि इट इज अ वेरी गास्टली वायरस, ठीक है, ये बहुत ही हॉरिबल वायरस है, टेरिबल वायरस है, भयंकर वायरस है, डेंजरस वायरस है, ठीक है, जो चाइना से फिर से पनप रहा है। पता नहीं कि लैंड ऑफ वायरस हो गया वो, है ना। नेक्स्ट आपका वर्ड है, लिखा हुआ है कार्नेज। कार्नेज जैसे आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, आई थिंक शायद 1819 में, नहीं 1819 या फिर 1918, मुझे याद नहीं आ रहा है, 1819 ही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। सो अब वहाँ पे क्या होगा था, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बिल्कुल उस मतलब बाग के अंदर जो है जाने का और आने का जो एक ही रास्ता था, उसको जो अंग्रेजों ने क्या किया, बंद कर दिया। और जितने भी लोग थे ज़बरदस्त जो है मतलब उन पे बिल्कुल गोलियां जो है वो मतलब बरसा दी, ठीक है, और सारे के सारे लोग उसमें से मारे गए, ठीक है। मतलब ज़बरदस्त बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत बड़ा एक कार्नेज हुआ, याद रखिएगा, बहुत बड़ा एक मैसेकर हुआ, बहुत ही बड़ा एक पॉग्रॉम हुआ, POGROM, बहुत ही बढ़िया वर्ड है पॉग्रॉम, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया अनटेनेबल। अनटेनेबल, इफ चाइना नाउ सेज दैट इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ वायरस, सच स्टेटमेंट इज अनटेनेबल, ठीक है। अगर अभी चाइना कहता है कि वो किसी भी वायरस के स्प्रेड के लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाली चीज क्या होगी, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, वो आपका अनटेनेबल स्टेटमेंट होगा, मतलब ये असमर्थनीय होगा, बिल्कुल असमर्थनीय होगा ना, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है कि वो जिम्मेदार नहीं है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आ गया, क्या लिखा हुआ है, एब्डिकेटिंग। देखो एब्डिकेटिंग बच्चों, देखो दो वर्ड होता है, ठीक है, एक होता है आपका एबडक्ट और दूसरा वर्ड होता है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट, है ना। एबडक्ट का मतलब आपका देखो ये आपका वर्ब है और ये आपका नेगेटिव मीनिंग है, और एब्डिकेट ये आपका वर्ब है और ये आपका पॉजिटिव मीनिंग या फिर नेगेटिव मीनिंग दोनों में आ सकता है। वैसे पॉजिटिव मीनिंग में ही एब्डिकेटेड हम इस्तेमाल करते हैं। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, किडनैप करना, ठीक है। और एब्डिकेट का मतलब आप यहाँ पे लिखा हुआ है त्यागना या फिर क्विट, जैसे कि, और जनरली एब्डिकेट जो होता है ना वो कोई भी पोस्ट, कोई भी चेयर, कोई भी राजगद्दी, सिंहासन अगर हम छोड़ रहे हैं तो फिर वहां पे होता है एब्डिकेट। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सद्दाम हुसैन वॉज एब्डिकेटेड फ्रॉम द थ्रोन, ठीक है, फ्रॉम द थ्रोन, एब्डिकेटेड फ्रॉम थ्रोन, ठीक है। या फिर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वॉज एब्डिकेटेड फ्रॉम थ्रोन, ठीक है, टू गिव वे टू द न्यू क्वीन। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया। सो एब्डिकेट का मतलब हो गया त्यागना या फिर क्विट करना। जैसे मंक्स, ठीक है, इन एंशिएंट डेज, ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स मंक्स दे यूज्ड टू एब्डिकेट वर्ल्डली या फिर फिजिकल प्लेजर, वो जितने भी आपके भौतिक सुख हैं वो उनको सारे के सारे त्याग कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है, लिखा हुआ है सबज्यूम। देखो बच्चों, सबज्यूम का मतलब होता है इंक्लूड करना, मतलब ऑलरेडी कोई चीज है, आप उसके अंदर किसी दूसरी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सबज्यूम। उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूड करना, सबज्यूम करना, इनकॉर्पोरेट करना, ये भी बहुत ही बढ़िया वर्ड है, ध्यान में रखिएगा, इनकॉर्पोरेट, ठीक है। जैसा हम बोल सकते हैं कि द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी, द गवर्नमेंट हैज इनैक्टेड the government has enacted the CAA and NPR, ठीक है, गवर्नमेंट जो उसने इंप्लीमेंट कर दिया CAA या फिर NPR. Now it is all set to subsume some new clause in those particular acts, ठीक है। अब जो है कुछ नए स्कीम जो, कुछ नए क्लॉज जो है वो उसमें ऑलरेडी वो जो ऐड करने वाली है, सब्ज्यूम करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है, लिखा हुआ है वाइटलिटी। बच्चों देखो दो वर्ड है, याद रखिएगा, काफी अलग अलग वर्ड है, एक है आपका वाइटल, दूसरा है आपका वाइटलिटी, ठीक है। एक वर्ड है आपका वाइटल और दूसरा वर्ड है वाइटलिटी। देखो वाइटल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अलग वो अलग बात है कि दोनों पॉजिटिव हैं, ये आपका वाइटलिटी ये आपका नाउन है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। सो दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन वाइटलिटी नाउन है और वाइटल आपका एडजेक्टिव है, और दोनों के मीनिंग में भी अंतर है। जैसे वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटल, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब दिस इज अ वाइटल सेशन, ठीक है, दिस इज अ वाइटल सेशन। आप प्लीज सारे के सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग पहले शेयर करते थे उसी तरीके से शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है। सो वाइटल का आपका मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया वाइटल का, वाइटल का मतलब आपका हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, और वाइटलिटी का मतलब हो गया फिर से वही पैशन, वही एक उमंग, वही एक उल्लास, वही एक आपका क्या बोल सकते हैं, वही स्फूर्ति, वही शक्ति। सो दैट इज नोन एज वाइटलिटी। जैसे कि नाउ इंडियन इकोनॉमी इज ऑल सेट to revive its lost glory with a new vitality, and इंडियन भारतीय जो अब अर्थव्यवस्था है जो बिल्कुल तैयार है अपना जो एक लॉस्ट ग्लोरी है उसको पाने के लिए, जो लॉस्ट एक रिवाइव करने के लिए बिल्कुल तैयार है, एक नई वाइटलिटी के साथ, एक नई स्फूर्ति उमंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है, लिखा हुआ है ऑगर। क्या लिखा हुआ है, ऑगर, AUGUR। देखो ऑगर का मतलब होता है भविष्यवाणी बताना, मतलब प्रेडिक्ट करना, गेस करना, ठीक है, क्या करना, गेस करना, प्रेडिक्ट करना। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया। प्रेडिक्ट करना, गेस करना, ऑगर करना, मतलब कोई भी चीज आप गेस करके कुछ बता रहे हैं, फोरकास्ट करना, ये सारे के सारे आपके इसमें मीनिंग हो जाएंगे
ऑगर, ठीक है, जैसे कि सम इकोनॉमिस्ट ऑगर दैट इंडिया माइट फेस एन इन्फ्लेशन, ठीक है, इंडिया माइट फेस एन इन्फ्लेशन इन द नेक्स्ट कमिंग 3 to 4 months। मतलब क्या हो गया कि कुछ अर्थशास्त्री जो है वो ऑगर करते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया शायद जो है वो आने वाले 3 या 4 महीनों में हो सकता है कि इन्फ्लेशन का भी उसे सामना करना पड़े, ठीक है। तो पहली स्लाइड ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ चुके हैं। पहला वर्ड देखो लिखा हुआ फिकल। अक्सर आपने सुना होगा ये वर्ड, मैंने अपने पापा से सबसे पहले सुना था, ठीक है, व्हेन आई वाज ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड डेज, ठीक है। पढ़ाई के वक्त जो है कुछ भी मतलब पढ़ते वक्त या फिर किसी चीज़ को डिस्कशन करते वक्त पापा हमेशा मुझे बोलते थे और अभी भी बोलते हैं कि बहुत फिकल माइंडेड लड़के हो तुम, ठीक है, यू आर वेरी फिकल माइंडेड। सो फिकल माइंडेड का मतलब आपका क्या होता है? फिकल माइंडेड का मतलब तुरंत चेंज होने वाला, ठीक है, तुरंत चेंज होने वाला, अनस्टेबल या फिर चेंजेबल भी हम लोग बोल सकते हैं, चेंजेबल, या फिर एक और अच्छा वर्ड है वोलाटाइल, ठीक है, या फिर विम्जिकल भी आप बोल सकते हैं। मतलब तुरंत एकदम, मतलब विम्जिकल मतलब तुरंत आप सनक के हिसाब से काम करता है। अभी ये बोला, दूसरे टाइम आप ये बोल रहे हैं एक सेकंड में। सो फिकल का मतलब हो रहा है यू आर नॉट स्टेबल, ठीक है, आप बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका डिसीजन चेंज होता रहता है, वोलाटाइल नेचर है, विम्जिकल नेचर, उसे हम बोलेंगे फिकल, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया लिखा हुआ फैन फेयर। क्या लिखा हुआ? फैन फेयर। देखो आईपीएल जो इस बार धूमधाम के साथ जो उसका आगाज नहीं किया जाएगा, सो हम क्या बोलेंगे? आईपीएल दिस ईयर आईपीएल विल नॉट बी प्लेड विद सच फैन फेयर एज इट वाज इन द लास्ट एज इट वाज लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि आईपीएल जो है वो इस बार इतने धूम धड़ाके से नहीं खेला जाएगा, इतने ज़्यादा फ्लरिश या फिर इतने ज़्यादा ट्रम्पेट के साथ, इतने ज़्यादा ट्रम्पेट एकदम धूम धड़ाके के साथ जो है वो नहीं खेला जाएगा, इतना ज़्यादा कोमोशन के साथ वो नहीं खेला जाएगा, जैसे वो शोरगुल के साथ नहीं खेला जाएगा जैसा वो 2019 में खेला गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड लिखा हुआ है लैटिट्यूड। बच्चों देखो लैटिट्यूड लिखा हुआ है अक्षांश रेखा या फिर पैरेलल लाइंस। क्या आपको लगता है कि अक्षांश रेखा के लिए मैं ये वर्ड लिया आऊंगा? याद रखिएगा लैटिट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसके मतलब काफी अच्छा वर्ड ये लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का पहला मीनिंग तो आपको ये हो गया कि अक्षांश रेखा पैरेलल लाइंस है ना, पृथ्वी ग्लोब है, ठीक है। अब जो पैरेलल लाइंस इस तरीके से जाती हैं हॉरिजॉन्टल, उनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना। और जो ऐसे वाला जो आता है, ऐसे वाला बिल्कुल दो पोल को मिलाती हुई जो आपके लाइंस वगैरह, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और याद है ना ज्योग्राफी में हम लोग काफी सवाल करते थे कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 सेकंड का टाइम लगता है, 4 सेकंड का, है ना नहीं 4 मिनट का टाइम लगता है, सॉरी 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे लैटिट्यूड का मतलब आपका हो गया अक्षांश तो हो गया। दूसरा आपका लैटिट्यूड का मतलब हो गया इट इज यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है, जिसका मतलब हो गया फ्रीडम। याद रखिएगा लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। जैसे कि the employees wanted some latitude in order to finish the project before time। मतलब क्या हो गया, जो एम्प्लॉइज थे वो कुछ फ्रीडम चाहते थे, वो कुछ इंडिपेंडेंस नहीं होगा, मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब तो होगा स्वाधीनता, फ्रीडम का मतलब हो गया कुछ थोड़ा सा लीवे, कुछ थोड़ा सा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, छूट थोड़ी चाहते थे, कभी भी वो आ जा सकते हैं, ठीक है, ऑफिस से कभी भी घर जा सकते हैं, घर बैठे भी काम कर सकते हैं। अगर उनको प्रोजेक्ट सही टाइम पे कंप्लीट करना है, टाइम से पहले कंप्लीट करना है, तो थोड़ा छूट देना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन उन्हें देना पड़ेगा। सो यहाँ पे फ्रीडम का मतलब कंफर्ट जोन से लैटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है लिखा हुआ है डायलेट। बच्चों देखो डाइल्यूट नहीं है, ये डायलेट है। जैसे कि क्या होता है, कभी हम बोलते हैं कि यार मतलब उसके अचानक वो जंगल से गुजर रहा था और इतना बड़ा एनाकोंडा उसने देखा कि एकदम देख करके उसकी आंखें जो बिल्कुल बड़ी की बड़ी हो गई, मतलब एकदम भौचक्का रह गया। सो आंखें बड़ी की बड़ी रह गई सरप्राइज से। कोई भी चीज जो है आंखें जो क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा चौड़ा कर दे रहे हैं, वाइडन करते हैं, ब्रॉड करते हैं, सो दैट इज डायलेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायलेट। जैसे हम बोल सकते हैं कि हिज आईज वर डायलेटेड, ठीक है, his eyes were dilated या his eyes were dilated, ठीक है, when he saw an anaconda in his area। हो तो नहीं सकता बट फिर भी एक मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आपका वर्ड आ गया लिखा हुआ है अग्रीव्ड। बच्चों याद रखना अग्रीव्ड जो ये आपका एडजेक्टिव और इसका जो नाउन होता है वो होता है वो है आपका ग्रीफ, नाउन, ठीक है। याद रखिएगा ग्रीफ का आपका मतलब क्या होता है? ग्रीफ का आपका मतलब होता है दर्द, पीड़ा, पेन, सफरिंग, ट्रॉमा, एगनी, टॉर्चर, ये सब होता है आपका ग्रीफ, ठीक है, दर्द जिसे बोलते हैं। और अग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित या फिर डिससैटिस्फाइड या फिर आप बोल सकते हो डिसकंटेंटेड, है ना। एक और अच्छा वर्ड लिख लो डिसग्रंटल्ड, असंतुष्ट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, असंतुष्ट जिसे हम लोग बोलेंगे डिसग्रंटल्ड। एक और अच्छा वर्ड है रिजेंटमेंट,
रिजेंटेड हो जाएगा, रिजेंटमेंट वही मीनिंग आ रहा है सबका सब, ठीक है। नेक्स्ट आपके मीनिंग आ रहा है लिखा हुआ शन, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है जो मैक्सिमम टाइम आपके क्लोज टेस्ट में यूज होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में यूज होता है, याद रखिएगा शन, SHUN। शन का मतलब होता है दूर करना, अवॉइड करना, जैसे कि जनरली पेरेंट्स आस्क देयर चिल्ड्रन टू शन बैड हैबिट्स एंड कंपनीज। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, वो हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि दूर रखो अपने आप से, शन करो, अवॉइड करो, रिजेक्ट करो, कैंसिल करो, किसको, गलत कंपनी से, गलत आदतों को शन किया करो, उनको अवॉइड करो, उनको रिजेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है क्लाउट, CLOUT। देखो CLOUT, क्लाउट का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ इसकी मीनिंग होती है क्लाउट, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि राइट नाउ जस्ट बिकॉज चाइना इज इन, हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इट्स इकोनॉमिक क्लाउट, है ना, मतलब कि अपने आर्थिक एक स्ट्रेंथ, अपने आर्थिक ताकत को ध्यान में रखते हुए, उसकी मदद लेते हुए, चाइना इज ट्राइंग टू क्लेम द टेरिटरीज ऑफ अदर नेशंस, ठीक है। मतलब आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा जो है वो क्या बोलना है, मतलब काफी ज्यादा एक स्ट्रेंथ रखने की वजह से इकोनॉमिक क्लाउट, मतलब उसके पास काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वो क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। सो ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक क्लाउट, है ना, आर्थिक एक स्ट्रेंथ की वजह से, आर्थिक एक स्ट्रेंथ की मदद से चाइना जो है वो अब हर संभव कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे के मिलिट्री अग्रेशन हर जगह वो दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है लिखा हुआ है रिजाइल, RESILA। देखो रिजाइल का मतलब होता है छोड़ देना है, फिर क्विट करना। जैसे हम अभी बोलते हैं ना कि चाइना जो है वो मिलिट्री अग्रेशन दिखा करके काफी दूर तक तो चला आया इंडियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन क्या वो जो है थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखा करके, ठीक है, क्या वो फिर से इन अपनी हरकतों को पीछे हटेगा वो, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि विल चाइना रिजाइल इट्स मिलिट्री, क्या चाइना अपनी मिलिट्री को पीछे हटाएगा, ठीक है, वो क्विट करेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। तो याद रखिएगा सिकुड़ने के सेंस में भी आपका है रिजाइल, छोड़ देना, मतलब कि चीजें बढ़ा करके फिर से वापस ले लेना, दैट इज नोन एज रिजाइल, क्विट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड लिखा हुआ है लोथ, LOATHE। लोथ का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, और इसका जो आपका लोथसम होता है, याद रखिएगा एडजेक्टिव क्या होता है, लोथसम, याद रखिएगा लोथसम जो होता है इसका आपका क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है घृणास्पद, ठीक है, और लोथ का मतलब होता है घृणा करना, हेट, ठीक है। या फिर एक और अच्छा वर्ड है एबोमिनेट, जहां भी घृणा का सेंस अब आएगा, अब हेट मत लिखिएगा। अब एक और अच्छा वर्ड लिखा हुआ है डेस्पाइज, है ना, एक और अच्छा वर्ड है डेस्पिकेबल। ये सारे के सारे आपके बहुत ही बढ़िया वर्ड है, तो इनको इस्तेमाल करिए, अदरवाइज भूल जाएंगे फिर, ठीक है। मैं कैसे याद रखा हूं, याद करके याद नहीं रखा है, इस्तेमाल करके याद रखा है। सो लोथ मतलब घृणा करना, हेट, एबोमिनेट, डिस्पाइज, डेस्पिकेबल, ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे। बिलिटिल भी आ गया, ठीक है, सब आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका लिखा हुआ है गैलोर, याद रखिएगा GALORE। गैलोर का मतलब होता है बहुतायत, प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे इट इज, लेकिन इसको यूज करने का तरीका है, जैसे कि हियर देयर आर मिनरल्स गैलोर, मिनरल्स इन गैलोर नहीं बोलेंगे, क्योंकि गैलोर का मतलब ही होता है प्रचुर मात्रा में। गैलोर का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, विच समथिंग विच इज इन एक्सेस, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। सो प्रचुर मात्रा में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे हियर, ठीक है। इन लाइफ अगर हम बोलें कि अगर कोई पॉजिटिव है तो वो बोल सकता है कि इन IBPS PO देयर आर वैकेंसीज गैलोर, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव तो बोल सकता है कि काफी वैकेंसीज निकली हैं, तो गैलोर का मतलब आपका हो गया बहुतायत या फिर प्लेंटी, ठीक है। सो सेकंड स्लाइड भी आपकी ऑलरेडी हो गई है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद शेयर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज के एडिटोरियल हम लोग डिस्कशन पे आ जाते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस पे, ठीक है। और आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो आपका है हॉस्पिटल्स फायर। वो आपका क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल्स अफायर, मतलब बिल्कुल हॉस्पिटल जो है वो जलते हुए हॉस्पिटल्स, अफायर मतलब जलते हुए हॉस्पिटल्स, ठीक है। क्यों भाई, कैसे, क्या है, अब इसको मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। एक मिनट, यस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो लिखा हुआ है द शॉकिंग डेथ्स of at least 19 people in special facilities for COVID-19 management in Vijayawada and Ahmedabad have exposed the deep rot in regulatory processes for institutional and commercial building safety। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है कि जो शॉकिंग डेथ्स हैं, अब यहाँ पे देखो शॉकिंग, अब मैं सारे बात आज आपको ग्रामर के कुछ टिप्स भी आपको बताऊंगा। द शॉकिंग डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 19 पीपल, कम से कम 19 लोगों की ये जो मतलब कि एक शॉकिंग मतलब सरप्राइजिंग जो एक डेथ है, ठीक है, स्पेशल फैसिलिटीज में COVID-19 के
सेंटर्स में, ठीक है, जो विजयवाड़ा में और अहमदाबाद में जो आग लग गई उन सेंटर्स पे, ठीक है, उसकी वजह से जो ये 19 कम से कम 19 लोगों की जो जान गई है, इस चीज ने एक्सपोज कर दिया है, इस चीज ने रिवील कर दिया है द डीप रॉट इन रेगुलेटरी प्रोसेसेस, ठीक है, जो भी आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, वहां पे किस तरीके से देख रेख की जा रही है, वहां पे किस तरीके से सुपरवाइज किया जा रहा है, इसके ऊपर जो है इन प्रोसेसेस के ऊपर एक डीप रॉट जो है इसने एक्सपोज किया है, एक सड़न, एक डीकंपोजिशन, एक डीके, एक गलत चीज जो है इसने एक्सपोज कर दिया है। While 11 died in the Andhra Pradesh incident, आंध्र प्रदेश के इंसिडेंट में जहां पे एक तरफ 11 लोग मरे, where a hotel had been taken over by a private hospital to run a COVID-19 care center, जहां पे एक प्राइवेट जो एक होटल को जो है एक क्या किया गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा ओन किया गया था और उसे कोविड-19 के सेंटर के रूप में चलाया जा रहा था, उस होटल में आग लग गई थी। 9 पेशेंट्स पेरिश्ड, पेरिश्ड का मतलब क्या हो गया, मर गए। 9 पेशेंट्स, 9 जो मरीज है वो मर गए इन द ब्लेज, ब्लेज का मतलब क्या हो गया, फायर, उस आग में मर गए इन अ गुजरात हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में भी क्या हो गया, यहां पे 9 लोग मर गए। जहां पे आंध्र प्रदेश में 11 लोग मरे, यहां पे क्या हो गया, 9 लोग मर गए। तो ये इस तरीके से जो इसने एक्सपोज कर दिया कि किस तरीके से जो सुपरवाइज किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। These ghastly incidents, देखो इंसिडेंट्स और घास्टली इंसिडेंट्स मतलब ये जो भयानक आपके जो वारदातें हैं, ठीक है, which claimed the lives, जिन्होंने जान ले ली of those who were getting treatment or recovering from an infection in supposedly secure conditions, lay bare the lack of preparedness among states to manage the expanding pandemic and hasty contracting procedures। क्या बोला जा रहा है, ये जो भयानक आपके इंसिडेंट्स हैं which claimed the life, जिन्होंने बहुत सारे उन लोगों की जान ले ली who were getting treatment, जो कि अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, और recovering from an infection, या फिर किसी न किसी इंफेक्शन से वो रिकवर कर रहे थे, तो ऐसे लोगों की इन्होंने जान ले ली। और इस तरीके की जो वारदात, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ठीक है, ये ले बेयर, ये बिल्कुल उजागर करती हैं, ये बिल्कुल सामने ले आ रही हैं किस चीज को, द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, किस तरीके से हमारा बिल्कुल भी प्रिपेयर्डनेस नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हम लोग क्योंकि केयरलेसनेस की जो एक इररेस्पॉन्सिबिलिटी का जो एटीट्यूड है उसको ये उजागर करती है अमंग स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में, ठीक है। एंड हैस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर, किस तरीके से किसी भी प्रोड्यूसर को हैस्टी करना है, हैस्टी मतलब जल्दीबाजी में, सो जल्दीबाजी करने के चक्कर में किस तरीके से हम चीजों को यहां पे गंवा रहे हैं, ठीक है, ये यहां पे चीजें जो है बिल्कुल उजागर हो रही हैं। इन अ फेमिलियर पैटर्न, अगर हम एक चित परिचित पैटर्न की बात करें कि किस तरीके से पहले भी चीजें हो गई थी, civic and fire authorities who were expected to monitor the safety of such buildings have sought to pin responsibility for the carnage on the owners of the properties। क्या बोला जा रहा है, civic और fire authorities जो है, ठीक है, जो भी civic और fire authorities हैं who were expected, जिन्हें कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था to monitor the safety of such buildings, कि वो इस तरीके के बिल्डिंग्स के सेफ्टी को मॉनिटर करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे, have sought to pin responsibility फॉर द कार्नेज, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कार्नेज ऑफ द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, अब उन लोगों ने क्या किया है, इस सारे जो नरसंहार का जिम्मा जो है, सारा का पूरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मे, जो जिम्मेदार ठहरा दिया है, किसको जिम्मेदार ठहरा दिया है, जो प्रॉपर्टीज के ओनर्स हैं उनको जिम्मेदार ठहरा दिया है। मतलब अब सारे का सारा क्या हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उन लोगों ने अब क्या हो गया, यहाँ पे ब्लेम गेम शुरू हो गया। इसका मतलब कि भाई मेरी गलती नहीं, इसकी गलती है, उसकी गलती है, तेरी गलती है, उसकी गलती है, अब ये सारी की सारी चीजें ये शुरू हो गई हैं। दे आर बीइंग हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और इन द केस ऑफ द होटल टर्न कोविड-19 केयर सेंटर कैरिंग आउट इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स फॉर सेफ्टी। क्या बोला जा रहा है कि दे आर बीइंग हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, अब उनको रेस्पॉन्सिबल जो है उनको जिम्मेदार ठहराया जाए फॉर फेलियर, अब उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है फॉर फेलियर, क्योंकि वो असमर्थ साबित हो गए, क्योंकि उन्होंने नहीं लिया था टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन करने में वो फेल हो गए थे। और इन द केस ऑफ अ होटल टर्न कोविड-19, और होटल को उन्होंने क्या बना दिया था, कोविड-19 का एक सेंटर बना दिया था, ठीक है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में वो सारे के सारे जो आपके मैनेजमेंट है, अथॉरिटीज, वो फेल हो गए थे, तो अब इनको इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियरली अनटेनेबल, अब अनटेनेबल का मतलब क्या हो गया, असमर्थनीय। अब इस बात को बिल्कुल भी, ये जो बात बोला जा रहा है ना कि इसकी गलती उसकी गलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये बिल्कुल भी असमर्थनीय है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको नहीं मिल पाया, ठीक है, ये बिल्कुल असमर्थनीय, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड अबाउट अ डेकेड अगो इन द उपहार सिनेमा इन द ट्रेजेडी केस इन दिल्ली, पुलिंग अप अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द यूनियन होम मिनिस्ट्री फॉर एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पासिंग द बक ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब इसका एग्जाम्पल दिया जाए
कि आज से 10 साल पहले जो दिल्ली में एक ट्रेजेडी हुई थी, उपहार सिनेमा जो आग लग गई थी, उसमें भी अथॉरिटीज और यूनियन होम मिनिस्ट्री को जो जिम्मेदार ठहराया गया था फॉर एब्डिकेटिंग। एब्डिकेटिंग का मतलब क्या हो गया? छोड़ देना, त्याग करना। तो उन्होंने छोड़ दिया था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने छोड़ दिया था, और जिसकी वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारी आई थी, उनको जिम्मेदार ठहराया गया था। एंड पासिंग द बक, और जो है जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पास कर दिया था, दोष जो है, गिल्ट, जो अपराध जो है उन्होंने पास कर दिया था ऑन द मैनेजमेंट। उन्होंने क्या कहा था? मेरी गलती नहीं है, मैनेजमेंट की गलती है, ठीक है, जिन्होंने जो, या फिर प्रॉपर्टी ओनर्स की गलती है। इन द अहमदाबाद आईसीयू ब्लेज, अब अहमदाबाद जो आपका इंटेंसिव केयर यूनिट जो उसमें जो आपकी आग लगी, पेशेंट एक्सपेक्टेड द इंस्टीट्यूशन टू ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी बट सफर्ड एज इट वाज इल इक्विप्ड टू फाइट अ फायर। बोला जा रहा है कि अहमदाबाद के आईसीयू ब्लेज में फायर में जो पेशेंट्स थे, ठीक है, उन लोगों ने ये सोचा कि उन्हें हाईएस्ट लेवल का जो है एक सेफ्टी मेजर दिया जाएगा, लेकिन वो सारे के सारे लोग काफी ग्रसित हो गए क्योंकि वहां पे आग से लड़ने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इन द एब्सेंस ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स के एब्सेंस में मेनी डायड और फायर एंड स्मोक इनहेलेशन, ठीक है, काफी लोग आग की वजह से मर गए, और उस धुएं के जो सफोकेटिंग जो आपका स्मोक आता है उसकी वजह से, उसको इनहेल करने की वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो गई। वाइल दोज हु सर्वाइव्ड, हालांकि एक दूसरी तरफ वो लोग जो कि जिंदा बच गए, हैड नथिंग बट लक टू काउंट ऑन, उनके पास अब किस्मत के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कुछ चीज नहीं है कि वो बचेंगे या फिर नहीं बचेंगे, या फिर आगे चलकर उनके साथ क्या होगा। दिस सिचुएशन कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू। अब बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है कि इसी तरीके से चीजें चलती रहें। द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया विद एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजंस फॉर हॉस्पिटल्स इज द बेसिस फॉर हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन सिस्टम्स, बट दीज शुड बी मेड मैंडेटरी एंड एनफोर्स्ड इन ऑल स्टेट्स। बोला जा रहा है कि ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है, ठीक है, जहां पे एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजंस है हॉस्पिटल के लिए भी, तो ये हर स्टेट में लागू करवाया जाए, हर स्टेट के हर हॉस्पिटल्स में लागू कराए जाने की जरूरत है। स्मोक अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर systems along with local fire fighting aids are available, loss of life can be eliminated। बोला जा रहा है कि अगर स्मोक अलार्म्स हो, स्प्रिंकलर जो होता है ना बिल्कुल लगे हुए रहते हैं, स्प्रिंकलर जो होते हैं कहीं भी आया तो पानी बिल्कुल निकलने लगता है, ठीक है, तो वो सिस्टम अगर हो, और उसके साथ फायर फाइटिंग कुछ और भी सेफ्टी अगर इंस्ट्रूमेंट्स कुछ हो, या फिर कुछ मेजर्स की अगर सुविधा हो, एप्लीकेशंस वगैरह हो, सो लॉस ऑफ लाइफ कैन बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेट का मतलब होता है उसको हटाया जा सकता है, तो ये जो मौतें हो रही हैं इन लॉस ऑफ लाइफ को हटाया जा सकता है। ऑल पेशेंट शुड बी कवर्ड बाई सब्सटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, और जितने भी सारे के सारे पेशेंट्स हैं उनको जितने भी सारे पेशेंट्स हैं उनको सब्सटेंशियल एक पूरा कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस से भी उनको कवर दिया जाना चाहिए। इवैक्यूएशन सिस्टम, जो खाली करने का जो एक सिस्टम है लोगों को हटाने का फॉर आईसीयू पेशेंट्स नीड टू बी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग डिजाइन। किस तरीके से आपको इवैक्यूएट करना है वो भी आपका बिल्डिंग डिजाइन का एक पार्ट होना चाहिए। ऑफन प्राय अगर हम देखें हॉस्पिटल बिल्डिंग्स आर रेगुलराइज्ड फॉर अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिंग थॉटलेसली। बोला जा रहा है कि अक्सर अगर हम देखें हॉस्पिटल बिल्डिंग्स जो होते हैं वो आर रेगुलराइज, उनको जो है वो रेगुलराइज कर दिया जाता है, उनको मतलब अप्रूवल दे दिया जाता है फॉर अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस, मतलब कि अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बट फिर भी जो है उन हॉस्पिटल्स को बना दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत बार ऐसे भी देखा गया है जो कि बिल्कुल बिना किसी सोचे समझे जो है इस तरह के हॉस्पिटल्स को बिना अप्रूवल के ही बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये पूरा का पूरा आपका आज क्या था, पैराग्राफ था, अच्छे से आप समझ में आए होंगे आपको ये एक्सपेक्ट। और फाइनल वर्ड्स देख लेते हैं। लिखा हुआ स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलराइज बिल्डिंग वायलेशंस आर क्लियरली एंटी सोशल्स इन कैरेक्टर। अब ये बोला जा रहा है कि जो भी स्कीम्स बनते हैं इस तरीके के बिल्डिंग वायलेशंस जो हैं, ठीक है, जो भी हो रही हैं, अब ये जो बिल्डिंग वायलेशन हो रहे हैं, जो भी इनका लॉ वायलेशन हो रहा है, जो भी सेफ्टी मेजर्स में वायलेशन हो रहे हैं, ये क्लियरली एंटी सोशल है, इनको बिल्कुल भी मतलब कि ग्रहण नहीं किया जा सकता, एक्सेप्टेबल ये है ही नहीं। ठीक है, the many fires in institutional buildings and their terrible toll should lead to a full inspection of all such facilities for safety, with civil society keeping up the pressure on governments to act। बोला क्या जा रहा है, ये इतनी सारे बहुत सारी जो ये आग लगी हुई है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में, और इसकी वजह से जो टेरिबल टोल जा रहा है, मतलब जो भयानक जो मौतें हो रही है, टोल का मतलब क्या हो गया, जो जाने जा रही हैं, ये जो है इसकी वजह से कंप्लीट इंस्पेक्शन होना चाहिए, पूरा का पूरा एक इंस्पेक्शन होना चाहिए, एक जांच होनी चाहिए इस तरीके के फैसिलिटीज की, इस तरीके के होटल्स को जिनको हॉस्पिटल्स बना दिया गया, इस तरीके के सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को, सबकी कंप्लीट जांच होनी चाहिए। और जो सिविल सोसाइटी है उसको भी सरकार पे काफी ज्यादा प्रेशर देना चाहिए ताकि वो सही समय पे सही तरीके से जो है वो एक्ट कर सके, काम कर सके।
गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर होगी बात? तो ये पूरा का पूरा आपका फाइनल वर्ड था। आई होप कि आपको समझ में चीज़ आई होंगी। और एक चीज़ मैं और भी आपको बताता रहा हूँ, मैं भी अब धीरे जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीच बीच में आपके लिए एक सेशन लाने के लिए जहाँ पे एक एडिटोरियल से ग्रामर किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर की अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो मुझे फटफट बताना पड़ेगा, तुरंत बताना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आ रहा हूँ कि एक दिन आपको एडिटोरियल से, ठीक है, बीच बीच में मैं ये सेशन लाऊँ जिसमें आपको पूरा मैं बताऊँ कि एडिटोरियल से आप ग्रामर कैसे सीखें, एडिटोरियल से ग्रामर कैसे सीखें, इसका कंप्लीट डिस्कशन मैं सोच रहा हूँ एक बार आपके साथ करूँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हों दूसरे किसी सेशन में, ठीक है, बीच बीच में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। और आज का सेशन भाई क्षमा करिएगा क्योंकि आज लाइव नहीं जुड़ पाया, इसलिए मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूं और आज के सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। और अगर आपको भाई कुछ तकलीफ नहीं हुई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सेशन कैसा लगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए बस आगे बढ़ते हैं। और ये आपको मैं फिर से याद दिला दूं, याद रखिएगा बिग सेल चल रहा है आपका, 32% का आपको यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक ये बैंक महापैक जो एनरोल नहीं किया है, जल्दी से एनरोल करिए। Y194 कोड इस्तेमाल करके 32% का आपको यहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। और मैक्सिमम जो है आप जो डिस्काउंट के साथ बहुत ही कम प्राइस में आप इस बैंक महापैक को 1 ईयर सब्सक्रिप्शन या फिर 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कुछ भी आप जो यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। अलग अलग मेरा बैच भी शुरू हो रहा है, IBPS PO का जो बैच है वो आपका 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। और इस बैच की प्राइसिंग 2499 नहीं है, Y194 कोड इस्तेमाल करेंगे 32% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इंग्लिश का जो फाउंडेशन बैच उड़ान 3.0 ये स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी आपका 999 फी नहीं है, इसमें भी Y194 कोड इस्तेमाल करिए, 32% डिस्काउंट, और काफी कम में आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर बैंक महापैक की तरफ आपको जाना पड़ेगा अगर आप सारे बैचेस एक ही साथ चाहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, बस सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं। सही लगाओ तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको जो भी आपके ग्रामर के सेशन है वो भी आपको रिकॉर्डेड मोड में आज मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।